नमस्कार सभी बहनों भाइयों को, मैं विनीता। और आज मिला थोड़ा टाइम, तो एक वीडियो में फिर से बना रही हूँ। पहले तो सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ मेरी दुर्गा अष्टमी भी होती है, जो मेरी हर महीने की ही होती है। मैं हर महीने उसका व्रत रखती हूँ। तो आज राधा अष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों एक साथ है, तो मेरे लिए दोनों व्रत एक ही हो गए हैं। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियोस बनाई थी, उसके हिसाब से मुझे कुछ एक दो लोगों ने पूछा कि आप डिवोर्स के लिए बोल रहे थे कि दोनों अलग हो जाओ, तो उसमें डिवोर्स हो जाता है तो झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, अलग हो सकते हैं हम आराम से अपना। लेकिन मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि एलुमनी का जो धंधा चला रखा है उसका क्या करना है। तो एलुमनी का धंधा जो भी है, कुछ का तो धंधा होता है और कुछ का नहीं होता। देखिए, दोनों ही चीज़ें होती हैं। हो सकता है किसी का धंधा हो और किसी की मजबूरी भी हो, दोनों बात हो सकती है। ये तो कोर्ट को ही जांच पड़ताल करके सारी चीज़ें देखी जाएंगी। भाई उसके साथ बच्चे हैं, बच्चे उसके साथ हैं, पास हैं, तो आप फादर हो तो वैसे भी आपका राइट बनता है कि आप उसके लिए करें। और दूसरा कि आपने जो भी उससे शादी में लिया, वही समझ लो कि वो एलुमनी के तौर पे वापस मांग रही है अपना, और क्या। तो ये कुछ नए नए रूल्स आए भी हैं, कोर्ट का ही अपना समाधान होता है। ये देखिए, मैं इसमें नहीं बोल सकती ज़्यादा। किसी क्या स्थिति है, वो एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि एलुमनी देनी है या नहीं देनी है, जो भी कुछ। हाँ, और एक दूसरे भाई हैं, उनका मैसेज आ रखा था कि विनीता जी, आप जहाँ चलोगे हम आपके साथ पीछे चलने को तैयार हैं, और जहाँ भी आप समर्थन में खड़े होना चाह रहे हैं किसी के साथ, हम तैयार हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा शेड्यूल खुद का ही बिज़ी रहता है। मैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से ही अपनी बात किसी के लिए रख सकती हूँ। सुबह उठ के ऑफिस जाना, घर के सारे काम करने, आके शाम को फिर सारे घर के काम करने, तो मेरा अपना खुद का रूटीन। आज ऑफ है, संडे है, तो थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया जाए। ये हमारे समाज की हकीकत है, आईना है कि औरतों के साथ ज़्यादा अत्याचार होते हैं, एक्चुअल में होते हैं। औरतों के नहीं, लड़कियों के साथ होते हैं, बच्चियों के साथ भी होते हैं, छोटी छोटी। और कलयुग जो चल रहा है ना, ये और कलयुग जिसे कहते हैं कलयुग तो दिमाग पे चढ़ रहा है आदमियों के बहुत ज़्यादा। औरतों के भी चढ़ रहा है और आदमियों के भी चढ़ रहा, सभी के चढ़ रहा। अब कलयुग में आप ये ले लीजिए कि छोटी छोटी बच्चियाँ, भाई कहते छोटे कपड़े पहनती है। मैं भी नहीं कर सपोर्ट करती हूँ कि कोई छोटे कपड़े ज़्यादा पहनो, बेवजह कोई देखे उससे कोई फ़ायदा नहीं। घर में पहन लो जो पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। और छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, 6 महीने की, 4 साल की, 2 साल की, 1 साल की, मतलब ऐसी बच्चियों का जो रेप होता है, अब आप ये बताइए, ये सही है? ये तो गलत है ना। उस बच्चे को कुछ नहीं पता उसके बारे में कि क्या है, क्या हो रहा है उसके साथ, ना वो फिज़िकली उस चीज़ को वो टॉलरेट कर सकती है। तो जहाँ तक तो छोटी बच्चियों की मैंने देखा डेथ की खबर आती है कि मर गई, ये उसका रेप हुआ, वो यही होता है। और जो लड़कियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ में रहती हैं, घूमती फिरती हैं, तो उसमें हम ये कहेंगे कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हर कोई अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद देश, सब यहाँ आज़ादी है। लेकिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान ये रखा जाए, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को ही मैं बोल रही हूँ। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं उनके लिए भी यही मैं बोलूँगी कि ठीक है, वो लड़की तुम्हारे साथ जब तक है, उसकी रेस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। नहीं बनती तो अलग अलग हो जाओ, लेकिन किसी के भी साथ बदतमीज़ी करना,
करवाना, ये शिक्षा माँ बाप को देनी नहीं चाहिए। घर से ही संस्कार चलते हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं, मैं बोलती हूँ खुद, नहीं, लड़की है, तुमको उसकी रेस्पेक्ट करनी है, किसी की लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है। लड़की बदतमीज़ है तो घर आके बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, वो हम हैंडल करेंगे फिर जैसे भी करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे घर बैठ के वीडियो बनाना आसान होता है, भाषण देना आसान होता है बहुत, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर बैठ के वीडियो ही बना रही हूँ। मैं खुद इन चीज़ों को मैं लाइफ में फेस कर रही हूँ। वो इस तरह से फेस कर रही हूँ, मेरे सामने फ्लैट में एक दीदी रहती है, फैमिली रहती है, उनकी बिटिया थी, 21 या 22 इयर्स की लड़की थी। वो पहले कहीं और रहते थे, तो वहाँ से उस लड़के से उसकी थोड़ी कोई जान पहचान हुई होगी, उसके बाद वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। पिछले 2-2.5 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। अब होता क्या है कि उन लोगों की आपस में शादी की बातें चल रही थी कि हम इस लड़के से ही शादी करेंगे। बातें होती उनकी फ़ोन पे अपना जो भी, बट वो लड़का कुछ काम नहीं करता था। इन लोगों ने बोला कि भाई तुम कुछ काम मिला करो तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे अपनी लड़की से, कोई बात नहीं। अब वो कहने लगे कि नहीं, सरकारी तुम्हारी लग रही है तो प्राइवेट कर लो, कोई बात नहीं। जैसी भी उसने प्रिपरेशन कर रहा था सरकारी की, नहीं लगा, नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर वो प्राइवेट के लिए इन्होंने बोला कि आप प्राइवेट कर लो तो हम शादी कर देंगे अपनी लड़की की आपसे। बट उस बंदे की ना मेंटलिटी ऐसी हो गई थी कि मतलब उसको बिना काम करे ही दुल्हन मिल जाए, वो वाला सीन उसका हो गया था। तो वो लड़की को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा करने लगा, शादी करो शादी करो शादी करो। घर वालों ने कहा कि अगर ऐसे कर रहा है तो हम नहीं करेंगे शादी, कि आप इससे बात मत करो, हम फिर कहीं और शादी करेंगे तुम्हारी। कुछ काम नहीं करेगा तो हम शादी कैसे करेंगे। अब सीधी सी बात है, कोई भी बेटा है किसी का, नहीं कमाएगा तो कोई अपनी बच्ची नहीं देगा भाई, उसको खिलाएगा क्या, खिलाने के लिए भी तो चाहिए होता है ना। और लड़की वाकई मैंने अपनी आंखों से देखी है, मेरे सामने रहती, बहुत बढ़िया लड़की थी। अब एक दिन क्या होता है कि मैं बैठी थी बच्चों के साथ में, कुछ टीवी में कार्टून्स वगैरह बच्चे देख रहे थे, शाम का टाइम था, कुछ थोड़ा नाश्ता पानी बनाया था, हम लोग खा रहे थे। एकदम से चीखने की आवाज़ें आई, तो मैंने बेटे से बोला, मैं आप टीवी का वॉल्यूम कम करो, किसी को चिल्ला रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है। उसने आवाज़ कम करी तो बहुत तेज चीखें हमें आने लगी कि चीखें आ रही है। हम भागे उठ के एकदम से सारे, मैं मेरे पड़ोस में और भी फ्लैट है, 3-4 फ्लैट है यहाँ पे हमारे अपने, तो हम भागे। तो हमने देखा कि वो दीदी को रूम में लॉक थी, उनको बाहर निकाला कि अरे तुमको किसने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का है और वो मेरी बेटी दूसरे रूम में है, उसने अंदर से रूम बंद कर लिया, मेरी बेटी को बंद कर लिया। अब हम लोगों ने इतनी कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं टूटा, क्योंकि दरवाजे में ऊपर कुंडी लगी हुई थी, बीच में कुंडी थी, ऊपर भी कुंडी थी। बट हम लोग प्रेशर कर रहे थे दरवाज़ा टूटे, वो नहीं टूट पाया क्योंकि कुंडी ऊपर थी, ऊपर हमारा प्रेशर नहीं जा पा रहा था, दरवाजे की हाइट ज़्यादा होती है। उसके बाद लड़की की आवाज़ें आई, 2 मिनट तक चीखनी, 2 मिनट बाद उसकी चीखों की आवाज़ बंद हो चुकी थी। हमें बाहर से कुछ नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ चीखों की आवाज़ से हम आइडिया लगा रहे थे कि लड़की की आवाज़ आनी बंद हो चुकी है चीखने की। इसका मतलब उसके साथ जो इंसिडेंट होना था, जिस वो माइंड सेटअप से आया था, वो हो चुका है। उसी रूम में एक एजिड थी, दादी थी उसकी लड़की, उनको उसने ज़मीन पे पटक के मारा, उनकी पसलियाँ टूट गई। जैसे तैसे दरवाज़ा खोला दादी ने, हिम्मत करी जैसे भी, तुरंत उस लड़के को, हम लोग सब बाहर थे, सबने मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी नज़र उस लड़की पे गई, मैंने देखा तो उसके दोनों हाथ पिटे हुए थे, आंखें फटी हुई थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। तब
बहुत बुरी उसकी कंडीशन देखने में लग रही थी कि क्या हुआ है इसके साथ। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। मैंने तभी पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस बिजी जा रहा था, नहीं आ पाई। पुलिस को मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। उसके बाद हमने पड़ोस की गाड़ी ली, हम उस लड़की को डाल के हॉस्पिटल में लेके गए। अब होता ही है कि मैं थी, लड़की का भाई भी आ गया था, एक ड्राइव कर रहे थे, 2 लोगों ने गोद में लिया हुआ था, मैं भी साथ में थी आगे। हम चारों उसे लेके हॉस्पिटल गए। हम नियर बाय हॉस्पिटल में पहुँचे, तब हमने उसको वहाँ पे इमरजेंसी में लेके गए। तो सर्दी के दिन थे, तो उसने स्वेटर पहनी हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे फर लगे हुए थे। तो मतलब हमें जब तक पता ही नहीं था कि इसको चाकू मारे गए। तब हमने उसको हॉस्पिटल में वहाँ पे लिटाया। तो डॉक्टर ने उसको देखा, मैं उसके साथ थी, तो उसने ऐसे देखा कि उसके चाकू लगे हुए थे। वो बोले कि आप इनको ना बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, इनका ऑपरेशन होगा, इनके तो चाकू लगे हुए हैं। तब हमको पता लगा कि उसके साथ हुआ क्या है। लड़की के भाई की शर्ट पूरी खून में हो गई। आंटी मेरे खून कैसे हो रहे हैं? मैंने कहा उसके चाकू लगे हुए हैं। मैं कल लेके चलो, फटाफट दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। हम पास में संतोष हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में पड़ता है हमारा जो, तो फिर हम वहाँ पे लेके गए। हमें घर से और वहाँ तक आधा घंटा लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाने में लग गया था। ये हॉस्पिटल तो हमारा पास में था, तो हम पहले यहाँ लेके गए। हमें लगा कि उसके साथ कोई बदतमीज़ी करी है तो बेहोश हो गई है, हमारा ये था। बट हमें नहीं पता था कि उसके चाकू लगे हुए हैं। इतने यहाँ घर पे पुलिस आ गई मेरे पास। पुलिस वालों के कॉल्स शुरू हो गए आने, बार बार क्या हुआ सबको बताना, यही सब। हम हॉस्पिटल पहुँचे, मैंने वहाँ पे उनको स्ट्रेचर पे हमने डाल के अंदर लेके गए। मैंने उसको डॉक्टर को बोला, मैंने कहा सर सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए, उसको चाकू लगे हुए हैं, उसका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर कहने लगे कि एक बार हम देख तो लें। मैंने कहा सर आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने चेक किया, इतने वो ख़त्म हो चुकी थी। अब आप सोचिए, हम इतने भागे दौड़े, उसको लेकर गए, बस हमें इसी बात का दुख होता है कि हम उसको नहीं बचा पाए, वो ख़त्म हो गई। मैंने बोला डॉक्टर से ट्राई कीजिए, शायद कुछ हो इसमें कि ये बच पाए, तो कि नहीं, उसमें अब कुछ है ही नहीं, कि वो नहीं बचेगी, है ही नहीं, तो हम क्या करें, कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके बाद उसको एक साइड में कर दिया गया कि आप साइड में हो जाओ, और डेड बॉडी है साइड में कर दिया। कहने लगे कि फैमिली मेम्बर कहाँ है? भाई आप तो पड़ोसी हो, आपने बताया पड़ोसी हो। मैं कहा उसका भाई है साथ में सर, और अब देखो वो इस हालत में नहीं है, वो पूरा काँप रहा है। कहने लगे कि आप एक बार बुला दो, उनकी भी ड्यूटी है कि भाई पड़ोसी मार के ना ले आए, कुछ भी देखो। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तो अन्य डॉक्टर बुला रहे हैं, आ जाओ। तो उसको देखा, उसका सारा ब्लड लग रहा था। डॉक्टर बोला कि भाई हो क्या? हाँ कि ठीक है आप वापस जाओ, अब यहाँ पेशेंट घबरा जाएंगे, आपके पूरे कपड़ों में ब्लड लगा हुआ। उसको एक साइड में लिटा दिया। डॉक्टर की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, चादर लेके आओ, ये वो, वहाँ पर्ची ये कटाओ कटाओ, वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरे को उन्होंने सारा बोला, मैं करा के आई सारा। फिर वो डॉक्टर ने उसके कपड़े काटे, सारे उसके कपड़े निकाल दिए, क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी थी। डॉक्टर बोली ये कपड़े आप एक उसमें रख दो, पिन्नी में। मैंने उसके सारे कपड़े पिन्नी में रखे। डॉक्टर बोली कि एक बार ना आप देख लो बॉडी, क्योंकि लड़की थी तो उसको किसी जेंट्स को नहीं दिखा सकते, एक रूल होता है। मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने उसको देखा पूरा। तो आपको पता है कि उसके कितने चाकू लगे हुए थे? 16 16 चाकू लगे हुए थे उसके हाथों में, सीने पे,
यहाँ पे और पेट पे तो ऐसे ऐसे पूरा ऐसे कटा हुआ था। उसकी सारी आंतें बाहर आ रही थी, सारा खाना पेट का बाहर निकल चुका था जो उसने खाया था। इतनी बुरी तरह से उसने उसको मारा था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसका दिल डैमेज, किडनी डैमेज और लीवर डैमेज, तीनों चीज़ ख़त्म कर दी थी, जिससे इंसान चलता है, जिंदा रहता है। शरीर का खून बह चुका था पूरा, कुछ नहीं बचा था उसके अंदर। और हकीकत तो ये है कि वो मेरे ख्याल से रास्ते में ही ख़त्म हो गई थी, 1-2 उचकी उसको आई थी तब। पर हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेहोश है या क्या हो गया है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, वो तो डॉक्टर ही देख के बता सकता है क्या है क्या नहीं। उसके बाद मेरे पास कॉल्स पे कॉल्स पुलिस वालों के, वहाँ की पुलिस, कभी इधर पुलिस उधर पुलिस, सब खबर लेने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब इतना बहुत चल रहा था ना कि कुछ सपना सा जैसे होता है, एकदम से हम खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, क्या हो गया, इस तरह से। उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, रिलेटिव्स भी आ गए उनके, सारी चीज़ें हो गई, पुलिस वालों से सारी मेरी गवाही, मेरी हॉस्पिटल में जो फॉर्मेलिटीज़ थी सारी पूरी होगी। मैं रात को 12 बजे के करीब घर आई और ये केस है 8-8:15 बजे के करीब का रात का। उसके बाद यहाँ पुलिस वालों का आना जाना लगा रहा कई दिन तक, क्या हुआ कैसे हुआ। अब उसमें केस चल रहा है कोर्ट में, लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया, ले गए थे। उसमें एक बार मेरी गवाही हो चुकी है और दोबारा मेरे को जाना है, दोबारा से मेरी गवाही है उसमें। तो मैं, ऐसा नहीं है कि गवाही देने से मैं पीछे हटी। मुझे लोगों ने बोला भी, अरे तुम्हारे बच्चे हैं, पागल हो, क्यों तुम मर्डर केस में गवाही दे रही हो। बट नहीं, मुझे देनी है। मुझे मेरे सामने जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, मुझे उसके लिए खड़े होना है। अरे कोई नहीं, मेरी जात की नहीं, मेरी बिरादरी की नहीं, मेरी यार नहीं, मेरी रिश्तेदार नहीं, मेरे सामने रहती है, बट थी तो एक लड़की ना, इंसान तो थी ना वो। जितने उसने इतनी बुरी तरह मारा था, वो नशे में धुताया था, सूखे नशे में था वो। जो पुलिस वालों ने बताया, जो उसे पकड़ के लेके हमारा पीटा कि उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सूखे नशे में। और मैंने उस दिन उसको कोर्ट में देखा, तारीख थी 22 तारीख या इतनी तारीख लगी थी, अभी दोबारा से 12 तारीख की तारीख है, कि उसके चेहरे पे यही नहीं था कि उसे पछतावा है। उसमें कहीं से कहीं तक कोई पछतावा ही नज़र नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल भी, कि वो पछता रहा है, बिल्कुल भी पछतावा नहीं था उसके अंदर। तो बस मैं यही कहूँगी, ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, मैं एक्चुअल में भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ और मैं हूँ उस फैमिली के साथ और खड़ी हूँ। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो कलयुग है इसे सिर पे मत चढ़ाइए, थोड़ा दिलों से सोचना शुरू कर दीजिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो 12 तारीख की मेरी गवाही होगी। आप जो नरेंद्र जी मुझे मैसेज कर रहे थे, विनीता जी कहाँ खड़ा होना है आप बताइए, आप हंस रहे थे, चाची के सिंबल भी आपने भेजे कुछ इस तरह से। तो 12 तारीख को कोर्ट में गवाही है, नोएडा सूरजपुर कोर्ट लगती है, वहाँ पे आ जाइएगा, मैं वहाँ गवाही देने जाऊँगी। आप हुई मेरे साथ खड़े आके, ठीक है, ओके।